शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को मतलब कल 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का इनॉग्रेशन शुभारंभ करने वाले हैं। पहले चरण में 75,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। ठीक है। इसके साथ साथ में जिनको भी नौकरी लगेगी उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाने वाले हैं। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चयन प्रक्रिया को सिलेक्शन को सरल और टेक्निक रूप से सक्षम बनाया गया है। तो अब ये जो रोजगार मेला है, इस रोजगार मेले में युवाओं के लिए कुछ नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। क्या ऑल इंडिया लेवल से ये भर्ती होने वाली है, आगे हमको पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस अवसर प्रधानमंत्री अपना भाषण भी देने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री निरंतर प्रतिबद्ध हैं युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करने के हिसाब से। प्रधानमंत्री के निर्देश के हिसाब से सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्ति को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी मतलब कि जितनी जो सीटें वगैरह खाली हैं उनको सरकार भर रही है। यहाँ से जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको भारत सरकार के 38 विभाग में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक कर्मी अलग अलग लेवल पर सरकार में शामिल होने वाले हैं, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप बी में कौन आ जाते हैं? राजपत्रित अधिकारी। ग्रुप सी में अराजपत्रित अधिकारी आ जाते हैं। और फिर आ जाता है सी। समूह बी भी जो है दो भाग में बटा है, एक राजपत्रित और दूसरा अराजपत्रित। जिन पदों पर ये सिलेक्शन हो रहा है उसमें केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, इसके अलावा उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक, एमटीसी और अन्य भी शामिल है। अब यहाँ पर लास्ट में ये बताया जाता है ये जो भर्तियां हो रही हैं मंत्रालय और विभाग के द्वारा मिशन मोड में, या तो खुद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसी के माध्यम से होगी। शीघ्र भर्ती के लिए जो सिलेक्शन है उसको सरल बनाया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं मिशन लाइफ से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के जो महासचिव हैं श्री एंटोनियो गुटरेस के साथ एक बायलैटरल मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें हिस्सा लेने के बाद गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। कौन सी जगह से किया गया था इसका शुभारंभ? मिशन लाइफ का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। प्रधानमंत्री और यूएन के महासचिव ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करी। संयुक्त राष्ट्र के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 देशों के प्रमुखों द्वारा मिशन लाइफ के शुभारंभ पर बधाई के वीडियो संदेश भी प्रसारित किए गए थे। अब हम बताते हैं कि मिशन लाइफ के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। मिशन लाइफ का मंत्र पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है। इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्ति जरूरी है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर के कहा कि मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है। इसका मतलब ये है इसमें मैं भी शामिल हो रहा हूँ, आप भी शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति योगदान दे सकता है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक बोला गया है। मिशन लाइफ हमें कहता है कि हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। जीवन शैली में बदलाव करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत का दिया गया है यहाँ पर कि भारत पहले जो बल्ब आते थे पीले 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 कलर वाले, उनकी जगह में आजकल एलईडी बल्बों का यूज़ कर रहा है। इससे बिजली की बचत हो रही है और पर्यावरण को नुकसान भी कम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जो मिशन लाइफ है
P3 मॉडल की अवधारणा बताता है। P3 मतलब प्रो प्लानेट पीपुल। मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लैनेट पीपुल के तौर पर जोड़ता है। मतलब सबको अपने विचार में समाहित करके एक कर देता है। लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट की थ्योरी पर काम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो पास्ट की गलतियां हैं, हमारे अतीत की जो गलतियां हैं उनसे हमें सीख लेना है और भविष्य के लिए हमें आगे तैयार रहना। उनका कहना है कि भारत हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा करने की परंपरा रही हमारे देश में। वेदों में प्रकृति के तत्वों जैसे जल, पृथ्वी, भूमि, अग्नि, जल के महत्व को सटीक उल्लेखित किया गया है। इसके साथ साथ में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी पर भी भारत सरकार की तरफ से जोर दिया गया कि भारत के लोगों का ये जीवन का एक हिस्सा रहा है। हजारों सालों से लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करते रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में किस प्रकार से मेहनत कर रहा है, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो आज भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट, मतलब एक व्यक्ति हमारे देश में एवरेज कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, लगभग 1.5 टन ही हम लोग कार्बन का उत्सर्जन करते हैं एवरेज रूप से। यदि हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट हमारा कितना है, करीब 1.5 टन है। और वहीं यदि आप देख लोगे तो दुनिया का, वर्ल्ड का जो एवरेज है वो कितना चल रहा है, 4 टन प्रति व्यक्ति औसत। फिर भी भारत जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे रहा है। मोदी का कहना है, हमने हर जिले में उज्ज्वला योजना चालू करी, 75 अमृत सरोवर जैसी पहल चालू करी, कचरे से धन पर हमने अभूतपूर्व जोर दिया। मतलब कचरे से आप कैसे कमाई कर सकते हैं। आज भारत के पास अक्षय ऊर्जा की चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। अक्षय ऊर्जा के मामले में यदि हम देखें, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो लंबे समय तक चलने वाली है, बहुत जल्दी इनके भंडार खत्म नहीं होने वाले हैं। एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला। ये जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज हम पवन ऊर्जा में चौथे नंबर पर, सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर हैं। पिछले 7 से 8 सालों में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में 290% की वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ में हमने समय सीमा से 9 साल पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली क्षमता का 40% हासिल कर लिया है। आज हम 40% बिजली कहाँ से बनाने लगे हैं, गैर जीवाश्म ईंधन से बना रहे हैं। मतलब हम कोयला के ऊपर अब डिपेंड नहीं हैं। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग चालू कर दिया है। वो भी 5 महीना पहले, जो हम टारगेट रखे थे उससे 5 महीने पहले ही ये प्रयास किए। इसके साथ साथ में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने उल्लेख किया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के वैश्विक अभियान के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा था। अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। मिशन लाइफ का जो उद्देश्य है, स्थिरता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए 3 लेवल वाली रणनीति का पालन करना है। ठीक है, सबसे पहली जो बात है वो है डिमांड को लेकर, दूसरी है आपूर्ति को लेकर और तीसरी है उत्पादन नीति को लेकर। सबसे पहले व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन मांग में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने की जरूरत है। मतलब सबसे पहले हमें फोकस किस बात पर करना है, कि हमें पर्यावरण के अनुकूल कार्य करना है। दूसरा है, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, हमारा जो मार्केट है, बदलती मांग मतलब आपूर्ति के लिए तेजी से प्रतिक्रिया वो दे सके, इसके लिए सक्षम बनाना। और तीसरे नंबर की बात ये है, हम जो खपत कर रहे हैं सस्टेनेबल या फिर टिकाऊ खपत और उत्पादन नीति दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीति पर प्रभाव डालना है।
लाइफ मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और भी हम बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जो लाइफ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट रहा था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा COP 26 ग्लासगो में 1 नवंबर 2021 को। फिर 5 जून 2022 को विश्व एनवायरनमेंट दिवस के मौके पर इंडिया फर्दर्ड द विजन ऑफ लाइफ बाय लॉन्चिंग द लाइफ ग्लोबल मूवमेंट। इसके बाद इंडिया की तरफ से क्या किया गया, 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडिया और भी आगे बढ़ा था विजन ऑफ लाइफ को लेकर के। लाइफ का विजन क्या रहेगा उसको लेकर के भारत फिर से एक कदम आगे बढ़ा जब उस टाइम में लॉन्च किया जा रहा था लाइफ ग्लोबल मूवमेंट। इसमें इनवाइट किया गया था एकेडमियन को, इसके साथ साथ में कुछ रिसर्चर लोग आए, स्टार्टअप आए अक्रॉस द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक वेज इन विच the full potential of collective action can be harnessed to address environment crisis। मतलब कि यदि हमें environment के crisis से निपटना है तो यहाँ पर जितने भी जो एकेडमियन हैं, रिसर्चर हैं, स्टार्टअप हैं, इन सब को एक साथ आने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, तब जा कर के हम environment crisis से निपट सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट रहा था इसने रिसीव किया था रिकॉर्ड सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल लीडर्स। मिशन लाइफ मिशन लाइफ विल एक्शन द आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ लाइफ थ्रू ए मिशन मोड साइंटिफिक एंड मेजरेबल प्रोग्राम डिमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू वर्क एंड टॉक ऑन द क्लाइमेट। बताया जा रहा है ये जो लाइफ है ये एक मिशन मोड के अंतर्गत काम करता है। इसमें साइंटिफिक और मेजरेबल प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो बताते हैं कि भारत चल रहा है किस कदम, अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ में। मिशन लाइफ को हमने डिज़ाइन किए हैं किस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि हमें मोबिलाइज करना है एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियन, कितने लोगों को, 1 बिलियन इंडियन और अदर जो ग्लोबल सिटीजन हैं टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन। कम से भी कम 1 बिलियन लोग भारत के जुड़ें और विश्व के लोग भी इसमें जुड़ें और एक कलेक्टिव मेजर अपनाएं, कलेक्टिव उपाय करें कि हमें कुछ एक्शन लेना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है इन्वायरमेंट को। टाइम पीरियड है 2022 से लेकर के 2027। वहीं हम बात करें इंडिया में एटलीस्ट 80% ऑफ ऑल विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर एम टू बिकम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बाय 2028। भारत सरकार कह रही 2028 तक हमारे कम से भी कम 80% जो गांव रहेंगे और जो अर्बन लोकल बॉडी रहेगी उनको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने वाले हैं 2028 तक। द हिंदू की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ब्रिटेन से। ट्रस्ट ने अनाउंस कर दिया है कि अब मैं एग्जिट हो रही हूँ यूनाइटेड किंगडम टू गेट इट्स थर्ड पीएम इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीना में तीसरा नया प्राइम मिनिस्टर मिलने वाला है यूनाइटेड किंगडम को। ब्रिटेन इज अबाउट टू गेट इट्स थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन 3 मंथ्स विथ प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस हु फेस्ड ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम कंजर्वेटिव एमपीज। ठीक है, इन्होंने रिजाइन दिया, इन्होंने इस्तीफा दिया। इसका मेन रीज़न क्या है, ये प्रेशर झेल रही थी कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज से। अनाउंसिंग दैट शी विल क्वाइट द पोस्ट, इसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब मैं जो है अपनी पोस्ट पर नहीं रहूँगी। तो ट्रस्ट का ये जो प्लान था, एट द हार्ट ऑफ विच वर अनफंडेड टैक्स कट had deeply rattled market and lead to the replacement of the chancellor only days ago। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सीसीआई से संबंधित, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित एक न्यूज़ आई है द हिंदू में। तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक बैकग्राउंड देख रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ये एक स्टूटरी बॉडी है, इसको एक कानून के माध्यम से लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टूटरी बॉडी मानी जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ये कंपटीशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स करेगी। इसके लिए ये संस्था बनाई गई है।
इट वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009। इसका निर्माण किया गया था 2009 में। एक कानून है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, जिसको एमआरटीपी एक्ट कहा जाता है, वाज रिपील्ड। क्या कर दिया गया था? इसको वापस ले लिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया इसको किसमें? कंपटीशन एक्ट 2002 में। पुराना कानून था 1969 का, नया कानून हम ले आए कब? 2002 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रघुवन कमेटी। रघुवन कमेटी की तरफ से ये सजेशन दिया गया था, उसी के हिसाब से संशोधन किया गया। कंपोजिशन की बात करें, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ वन चेयरपर्सन, इसके साथ साथ में 6 मेंबर्स रहेंगे, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो कमीशन बनाया गया है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब कि पूरी तरह से ये न्यायालय नहीं है, आधा न्यायालय इसको आप बोल सकते हैं। विच गिव्स ओपिनियन टू स्टूटरी अथॉरिटीज, ये केवल ओपिनियन देता है, इसके साथ साथ में डील करता है कुछ अदर केस के साथ में। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स शैल बी होल टाइम मेंबर्स। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स भी रहते हैं वो होल टाइम मेंबर्स के रूप में काम करते हैं। सीसीआई के मेंबर्स के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या योग्यता दी गई है, ये सब देख लेते हैं। तो जो चेयरपर्सन है एंड एवरी अदर मेंबर शैल बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग एंड हु हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड टू बी ए जज। ऐसे लोग जो कि जज के लिए क्वालिफाई कर सकें, कहाँ के? हाई कोर्ट के, या फिर हैज़ स्पेशल नॉलेज, या फिर उनको कोई स्पेशल नॉलेज है। इसके साथ साथ में कौन लोग हो सकते हैं? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले, नॉट लेस देन 15 ईयर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में आपको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए, लगभग 15 साल का। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर मैटर विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी यूजफुल टू द कमीशन। 15 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार का ओपिनियन होता है ना, केंद्र सरकार का, ये आप समझ लीजिए ये टॉप पर रहता है। इस आयोग के यदि उद्देश्यों की हम बात करें तो कंपटीशन पर जो प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, तो उसको ख़त्म करना। ठीक है, इसके साथ साथ में मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देना और उसको बनाए रखना, ताकि ग्राहकों को सुविधाएं सस्ती मिल सकें। इसके साथ साथ में जो कंज्यूमर है उनके हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, इसके प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। कार्य की यदि हम बात करें तो कंपटीशन प्रोत्साहन और निरंतर कंपटीशन, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, भारत के मार्केट में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीकों को समाप्त करना आयोग का प्रमुख काम है। न्यूज़ की बात करें तो कंपटीशन पैनल ने इम्पोज किया है 1338 करोड़ रुपये की पेनाल्टी गूगल कंपनी पर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने थर्सडे के दिन इम्पोज किया 1337.76 करोड़ रुपए की पेनाल्टी गूगल के ऊपर फॉर एब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। आप इतनी बड़ी कंपनी बन गए हैं कि आपका डोमिनेंस भारतीय मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इन मल्टीपल मार्केट्स इन द एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल का जो इकोसिस्टम है उसमें आप देखोगे तो हर चीज़ें आपको गूगल की ही नज़र आएंगी। मोबाइल ख़रीदते हो उसी टाइम से ही आपको गूगल क्रोम मिल जाएगा, ठीक है, गूगल मिल जाएगा, गूगल टाइपिंग वाला मिल जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें गूगल ने अपनी डोमिनेंस स्थापित कर ली, मतलब मार्केट के जो अदर कंपनियां हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के चक्कर में है गूगल। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पोक्काली पैडी की खेती के बारे में, जो कि वाटर में इस प्रकार से की जाती है। एक वुमेन है हार्वेस्टिंग कर रही है साल्ट वाटर टोलरेंट पोक्काली पैडी की, धान की खेती के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि साल्ट वाटर में हो रही है। विच saw a good yield this year at her field in Kodam
कोडमाकुड्डी आइलैंड नियर कोची इन केरला। केरल में कोची में एक आइलैंड है, कोदमकुड्डी। कोडमकुड्डी अच्छे से देखते हैं तो कदम कुद्दो लिखाना है यहाँ पर। पोकाली जो है एक प्राचीन फार्मिंग की प्रैक्टिस है, पुरानी किसानों की पद्धति है, जहाँ पर एक सीजन किसका, राइस फार्मिंग का, इस अल्टरनेटेड विथ अनदर सीजन ऑफ फिश कल्चर। इसमें क्या काम किया जाता है कि एक फसल तो हम धान की लेते हैं और फिर जो दूसरी रहेगी दूसरे सीजन में हम फिश की कल्चर करते हैं, खेती करते हैं। राइस फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग आर म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री, ये दोनों का है एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। एज ए पर्सन हैज़ टू स्टैंड इन वाइस डीप वाटर टू हार्वेस्ट द मेच्योर पेडी स्टाक। यदि आपको उसकी कटाई करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो मेच्योर पेडी का डंठल है उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको गहरे पानी में कमर तक खड़े होकर उसकी कटाई करना पड़ता है। इट इज़ टफ टू गेट वर्कर्स टू डू द जॉब, वर्कर के लिए काफ़ी कठिन काम ये माना जाता है। विथ लेबर बिकमिंग एन इशू, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि लेबर भी उतनी ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, लेबर का इशू चल रहा है। एंड श्रिम्प फार्मर गेनिंग एन अपर हैंड, द एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज़ रिसेडेड फ्रॉम 25,000 हेक्टेयर अबाउट ए क्वार्टर सेंचुरी एगो, 4,000 हेक्टेयर आज के टाइम में। पहले 25,000 हेक्टेयर में खेती होती थी इस पद्धति से, आज के टाइम में 4,000 हेक्टेयर में खेती हो रही है। पोक्काली फार्मर कहाँ गए थे, केरला हाई कोर्ट अगेंस्ट श्रिम्प कल्टीवेटर, जो झींगा की खेती करने वाले हैं कि ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं क्रॉप कैलेंडर को। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रोटेक्ट द रेयर पैडी वेराइटी, और इसमें कोर्ट ने भी क्या किया था, इन लोगों को सपोर्ट किया था। तो जो पोक्काली राइस साइकिल है उसके बारे में बताया जा रहा है 15 अप्रैल से 15 नवंबर के बीच में, विथ श्रिम्प एंड फिश फार्मर ऑक्यूपाइंग द फील्ड इन द रिमेनिंग पीरियड। बाकी का जो बचा हुआ पीरियड है इसमें झींगा और मछली पालन वाले जो किसान हैं वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन ये जो फिश फार्मर्स हैं ना वो भी अपसेट हैं साइकिल को लेकर। देयर इज़ ए वाइड स्प्रेड फियर दैट पोक्काली में बी फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग भी एक्सटिंक्शन को झेल रहे हैं। इसके बाद ये जो आर्टिकल लिखा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, ये गिद्धों की जो घटती संख्या है उसको प्रकाशित करता है। इसमें बताया जा रहा है कि तमिलनाडु राज्य की जो सरकार है कौन कौन से प्रयास कर रही है ताकि ये जो गिद्ध की संख्या आप देख रहे हैं तेज़ी के साथ में कम हो रही। पहले तो हमारे गांव के खेतों में भी गिद्ध दिखाई दे देते थे, लेकिन आज के टाइम में एक भी गिद्ध मुझे दिखाई नहीं देता है। तो ये केवल हमारे एरिया के लिए की बात नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया में ये चीज़ लागू होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दी है यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक एक दवाई है जिसका यूज़ किया जाता है इलाज में कैटल के, ठीक है, जो पशु हैं उनके इलाज में इनका इस्तेमाल करते हैं। वाइल देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन फॉर द सेल ऑफ अदर NSAIDs, कहाँ पर, नीलगिरी वाले एरियाज में, कि इस प्रकार की NSAIDs का सेल नहीं होना चाहिए। तो ये जो डाइक्लोफेनाक होता है इसका आप ट्रीटमेंट करते हैं इस दवाई के माध्यम से पशुओं को, और फिर जब पशुओं की डेथ होती है तो उनको खाने के बाद गिद्ध लोगों की जान चली जाती, काफ़ी ये पॉइजनस माना जाता। इरोड एंड कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में ये सब मना कर दिया गया क्योंकि इधर गिद्धों की संख्या ज़्यादा है या फिर इन तेजी के साथ में इनकी संख्या घट रही। एडिशनली बात कर दें, एज द वल्चर्स इन सिगूर प्लेटू, सिगूर पठार की बात करें, यूटिलाइज लैंडस्केप्स इन नेबरिंग कर्नाटका एंड केरला, एक्सपर्ट हैव कॉल्ड फॉर synchronous vulture sensors to accurately identify vulture population and nesting site। कहाँ पर ये लोग अंडे देते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, रियल में इनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर फोकस किया जा रहा है तमिलनाडु की तरफ से।
एक वर्ड आया था NSAIDs, इसको हम देखे थे तो NSAIDs के अंतर्गत कई सारी दवाओं का एक समूह आ जाता है जिसका यूज़ किया जाता है कैटल के ट्रीटमेंट में। ठीक है। नॉन स्टेरॉइडाइल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसको बोला जाता है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, डाइक्लोफेनाक, इसके अलावा नाइमसुलाइड, इसके अलावा कीटोप्रोफेन, ये उन ड्रग में आ जाते हैं जिसके चलते चलते वल्चर की जो पॉपुलेशन है, गिद्धों की संख्या तेजी के साथ में कम हो रही है। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस को ये फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है एक नहीं बहुत सारे की कारण है। फॉर वन, टेम्पल टूरिज्म इन सिगोर प्लेटू, सिगोर प्लेटू में टेम्पल टूरिज्म बढ़ गया है। इस सेंटर्ड प्राइमरी अराउंड वल्चर हैबिटाट, ठीक है, और ये केंद्र में पड़ता है जहाँ वल्चर का आवास स्थल हुआ करता था, सच एज सिरियूर, इसके अलावा अनिकट्टी एंड बोकापुरम। अब जब आप यहाँ पर मंदिर बना दोगे, लोगों का आना जाना होने लगेगा, तो फिर गिद्ध लोग कहाँ जाएंगे, उनको अपनी जगह छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। Over the last few years, there have been recorded instances of vulture abandoning nesting sites located too close to the temple inside their reserve. These reserve. अब जिस एरिया में ये लोग अंडे दिया करते थे, आज के टाइम में देखेंगे तो ये साइट यहाँ से गायब होना चालू हो गई है। इसके अलावा दूसरा जो थ्रेट हम देख रहे हैं वो है स्प्रीड ऑफ इन्वेसिव वीड्स, जैसे कि लैंटाना कैमरा इन वल्चर लैंडस्केप। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि घास वगैरह उगना चालू हो गई हैं। क्या है इसका पिक्चर हम देख लेते हैं किस प्रकार की ये घास होती है। ये देखिए, इसी को बोला जाता है, गांव में तो ये बहुत मिलता है। तो इस प्रकार की जो पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, इनकी संख्या जब तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, तो ये जो गिद्ध हैं इनको उड़ने में प्रॉब्लम होती है, इनको लैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको लैंडिंग करने के लिए क्या है, फ्लैट जगह चाहिए, मतलब कि इनका जो एरिया है ना वो उतने ज़्यादा झाड़ियों वाला, घास वाला नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा वो है इलीगल टैपिंग ऑफ वाटर along द स्ट्रीम रनिंग थ्रू these एरियाज। इस एरिया से आप क्या काम कर दे रहे हैं, पानी निकाल निकाल कर उसका यूज़ कर रहे हैं। पॉसिबल क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, फॉरेस्ट की फायर है, इसके अलावा टर्मेनिलिया अर्जुना ट्रीज हैं दैट मैनी वल्चर यूज एज नेस्टिंग साइट आर डिसअपीयरिंग। तो जो टर्मेलिया अर्जुन का ट्रीज हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे रीजन है जिसके चलते चलते यहाँ से ये जो नेस्टिंग साइट बनाया करते थे वहाँ से ये लोग गायब हो रहे हैं। ओनली थ्रू ए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल टू द बर्ड्स, पक्षियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना अवेलेबल कराइए, एंड मैनेजिंग इन्वेसिव स्पीसीज कैन वल्चर नंबर स्टार्ट रीबाउंडिंग। तो जो इन्वेसिव स्पीसीज है उनको आप ख़त्म करिए, तब जाकर के हम वल्चर के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंटरपोल से संबंधित है। इंटरपोल की तरफ से लॉन्च किया गया है मेटावर्स को, ठीक है। तो जो मेटावर्स होता है ये ऑफ़र करता है कई सारे एप्लीकेशन, जैसे कि आपको लर्निंग करना है, एक्सरसाइज करना है, शॉपिंग करना है, टू डूइंग बिजनेस। इंटरपोल ने थर्सडे के दिन अनवील्ड किया है, उद्घाटन किया है फर्स्ट एवर मेटावर्स, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया फॉर लॉ इन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में कानून को इन्फोर्स कराने के लिए इसका अनावरण किया गया है। एट इट्स ऑनगोइंग 19th जनरल असेंबली इन दिल्ली। इंटरपोल मेटावर्स अलाउ करता है कि जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं, इसमें यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं यहाँ की जनरल सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर की, कहाँ पर, फ्रांस लियोन में स्थित है। इंटरेक्ट कर सकते हैं अदर ऑफिसर्स के द्वारा वाया देयर एवेटर्स। यहाँ जो अवेटर्स यूज़ किया गया है, एक आइकन हो सकता है या फिर कोई चित्र हो सकता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर पर्सन को, जैसे कि मुझे
एक चित्र के माध्यम से यदि वीडियो गेम में दिखाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अवतार। तो इंटरेक्ट कर सकते हैं कुछ ऑफिसर्स के साथ में एंड इवन टेक ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड अदर पुलिसिंग स्किल्स। तो पुलिस के स्किल्स को बढ़ावा देने के हिसाब से ये मेटावर्स तैयार किया गया है।